ये करंट अफेयर का पार्ट 24 होगा और हम आज काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे कि उसमें से कौन कौन सी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इस बार जब इंडिया के पास G20 की अध्यक्षता थी तो एक काफ़ी मतलब डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छे अच्छे हुए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो जिस पर कुछ कंट्रियों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है। पहले मैं इसका मैप दिखा देता हूँ कि ये जाएगा कैसे। देखिए, इंडिया से जाएगा यहाँ पर और इस वाले मैप में आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो मैप है, ये इसमें आपको जो लाइन लाइन दिखाई दे रही है, तो ये इस टाइप से जो है कनेक्ट करेगा। इधर इंडिया हो गया और इधर इसको देख रहे हो तो ये मिडल ईस्ट हो गया और गल्फ कंट्री हो गया, ये मिडल ईस्ट हो गया और फिर यूरोप को कनेक्ट करेगा। देखिए, यूरोप तक जा रहा है ये। तो काफी सारी कंट्रियां जो है देखो एक्चुअली है क्या कि जो यूरोप का उसका चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम भी बहुत है। क्यों? क्योंकि एक तो काफी सारी कंट्रियों ने कर्ज लेकर रखा हुआ है तो वो कर्ज में डूब जाती है। दूसरा, चाइना ने कोई ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें दिखा नहीं रखी है कि भाई देखो हम कितने, और जो हमारा इसका पर्पस क्या होगा। तो चाइना जो है पूरे वर्ल्ड पर दादागिरी करना चाहता है। फ्री एंड ओपन वाला उसका सिस्टम नहीं है, वो डेमोक्रेटिकली नहीं चाहता कि किसी भी चीज को डेमोक्रेटिकली ऑपरेट किया जाए। वो सब पर अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। तो इसी को देखते हुए जो कुछ कौन कौन सी कंट्री है उनका नाम हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो एक तो सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से ये पास होएगा। यूनाइटेड अरब, यूएई से पास होगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए, इन ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो इन्हें ना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। देखो, ये जो रूट्स है ये कहीं कहीं पहले से डेवलप है, तो क्या होगा, अब इसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। कहीं रेल से, कहीं रोड से, जहाँ भी कहीं पोर्ट के थ्रू, तो इसको अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा जिससे कनेक्टिविटी इंडिया के साथ बढ़ जाए। देखो, इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बताया कि इंडिया जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी है। तो हर कोई चाहता है कि इंडिया की जो मार्केट है उसका एक्सेस हमको मिल जाए, चाहे वो यूरोप हो, कोई सा भी देश हो, चाहे चाइना हो या कुछ भी, कोई भी है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो इग्नोर नहीं कर सकता है तो सस्ता सामान पहुंचाना होगा इंडिया के अंदर, या इंडिया को बाहर सस्ता सामान भेजना होगा। तो इंडिया सस्ता सामान भेजने के चक्कर में यहाँ पर ये डेवलप, अब देखिए यहाँ पर सुएज कैनाल भी खुला हुआ, रेड सी है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं। अभी देखो, इसराइल और उधर हमास में जो मतलब वॉर चल रही है, तो मिडल ये पूरा रीजन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिव रूट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा रेड सी को। ऑल्टरनेटिव रूट होना जरूरी है और इसको कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि देखो जितने इस रीजन में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, मतलब कि ये रीजन जो है यहाँ पर अच्छे से कमाएगा, तो यहाँ के जो यूथ है उनको बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। तो डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन डाल दी है, आप इसको जरूर पढ़ के जाना। हो सकता है यहाँ से मतलब काफी इंपॉर्टेंट है कि आयोग क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर दे, किस किस के बीच में फ्रेम होगा। अब देखो, सिग्निफिकेंस तो बहुत है इसकी। सिग्निफिकेंस तो यही है कि जो एक जो रूट्स है इंडिया और यूरोप के बीच में, एक रूट कनेक्टिविटी बन जाएगी। और इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि जो एक स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल और रेड सी, वहां पर जब कभी भी अनस्टेबिलिटी आएगी तो एक हमको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए होता है जिससे हम अपना सामान भेज सकें और या यूरोप का सामान इंडिया के अंदर आ सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो ये बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर और भी दिया है, अगर आपको मेन में आता है, अगर जैसे कि आप एलाइड सर्विसेज का एग्जाम अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आप ये आता है कि इसकी क्या मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप ये पॉइंट जो है 3 पॉइंट जरूर लिखना। आप एक तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरे 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे, तो आपको जरूर लिखना है कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस, किन किन कंट्रियों ने इसको और मतलब साइन किया है। तो आप इंट्रो में तो ये डाल सकते हो कि किन किसने कौन कौन सी कंट्रियों ने, पर्पज क्या है इसका, ये डाल सकते हो कि भाई कौन कौन सी कंट्रियों ने अंडरस्टैंड ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो और सिग्निफिकेंस में फिर ये डाल देना, फिर पॉजिटिवली उसको कॉन्क्लूड कर देना थोड़ा सा 3 लाइन में। तो मतलब देख लेना कितने मार्क्स का है। तो ये था। अब दूसरा, मैंने यहाँ पर ऑफ मैप डाल दिया।
अब्राहिम अकॉर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ लिखने के लिए आता है तो फिर आप कुछ लिख पाओ, तो थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल देना पड़ेगा। देखिए, ये जो अकॉर्ड है, अब्राहिम अकॉर्ड, ये इसराइल और अरब कंट्रियों के बीच में साइन हुआ है। क्योंकि इसराइल और अरब कंट्रियों की बनती नहीं है, तो एक पीस इस्टेब्लिश हो जाए इन कंट्रियों के बीच में, इसलिए इसको जो है, इसकी जो मीडिएशन है वो यूनाइटेड स्टेट ने कराई है, यूएसए ने कराई है। तो 15 सितंबर 2020 को इसको साइन किया गया था। उसके बाद में एक और नया डेवलपमेंट हुआ था, ये ग्रुप बना था। इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है, मिडल ईस्ट क्वाड या न्यू क्वाड भी बोला गया है। कौन कौन सी इसके अंदर कंट्रियां शामिल है? एक तो इंडिया है, इसराइल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और यूनाइटेड स्टेट यूएसए है। इसका काम यही है कि जो है इकोनॉमिक की जो है प्रॉस्पेरिटी है, मतलब उसको बढ़ावा देना है, प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं एक ये नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये चालू हो चुका है यहाँ से। यहाँ तक मैं देख रहा था कि जो रशिया ने जो है एक ट्रेन भेजी है, उसमें काफ़ी पता नहीं किस टाइप की ट्रेन थी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक इस रूट्स के थ्रू एक ट्रेन भेजी है सामान लेकर। तो ये जो है कौन कौन सी इसके अंदर कंट्रियाँ शामिल है, इसका नाम है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, ये देखिए इंडिया को इधर सेंट्रल एशियन कंट्री से जोड़ेगा, और इधर यूरोप की भी कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है ये, अगर रशिया आगे का एक्सेस दे देता है तो रशिया तक जाएगा ये। कौन कौन सी कंट्रियाँ इसके अंदर? इंडिया है, ईरान है, अजरबैजान है, रशिया है, एंड सेंट्रल एशियन कंट्री को जोड़ेगा, और यूरोप को भी जोड़ने का काम करेगा। तो ये याद रखना यहाँ पे इसका एक ट्रेड रूट है, किन किन जगह से। ये भी रेल रोड के थ्रू ही कनेक्ट किया जाए। जावार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ के जाना। हो सकता है कि इंडिया, क्योंकि देखो डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि इंडिया ने जो है ईरान के साथ एक जो है एक फैक्ट साइन किया है कि 10 साल के लिए इंडिया को बार बार, मतलब पहले होता था ये 18 मंथ में शायद इंडिया को ये साइन करना पड़ा था, रिन्यू कराना पड़ता था इसका जो एक टाइप का कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर है ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये तो चाइना ने डेवलप किया है। यहाँ पर जहाँ पे ये ब्लैक्स है चावार पोर्ट, तो यहाँ पर है चावार पोर्ट। तो ये मैंने यहाँ पर इन्फॉर्म, इसके 2 टर्मिनल है, ठीक है। एक तो शाहिद बहस्ती और शाहिद कालांतरी। तो ये शायद बहस्ती डेवलप टर्मिनल मतलब इंडिया कर रहा है, बाकी तो ये नहीं कर रहा है। तो दूसरा टर्मिनल शायद मुझे लगा ईरान डेवलप ही कर रहा है इसको खुद ही। लैंड यूज के बारे में बात कर लेते हैं इंडिया के, और इंडिया के नहीं, हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विद रेस्पेक्ट टू द एरिया, तो एरिया के मामले में हिमाचल प्रदेश 17वें नंबर पर आता है इंडिया के अंदर, और पूरे वर्ल्ड में 26वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू द एरिया, कितना एरिया हिमाचल प्रदेश का? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का उसका 11.49% जो होता है वो नेट जोन एरिया में आता है, और 24.55% जो फॉरेस्ट कवरेज के अंदर आता है। लैंड टू फूड नॉन एग्रीकल्चर, मैंने यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ये देखो क्वेश्चन करना इसलिए तैयार है, क्वेश्चन ये इसलिए करना है, देखो ऐसे दे रखा था क्वेश्चन, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 2015 के अबाउट का क्वेश्चन है ये, 15-16 का, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आयोग क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ सकता है। देखो, एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द 2010-11 एग्रीकल्चरल सेंसस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है उनके पास लैंड होल्डिंग कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश का टोटल जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें तो इतने परसेंट में दे रखा है कि 32.82% जो है परमानेंट पॉस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स के लिए के अंडर आता है, और 24.5% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट के अंदर आता है, और बैरन जो खाली पड़ा है लैंड वो 16.73%। देखो इसमें कुछ, अब मुझे नहीं पता कौन सा वाला रखेगा वो, लेकिन कुछ करके जाना इसमें सर, क्योंकि मैंने जब पीसीएस का मैं करंट अफेयर और ये करवाया था तो इस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछे थे। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में, रेनफॉल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो जितनी भी एग्रीकल्चर होती है वो उसमें से 80% जो है वो मतलब रेन फेड एरिया है, मतलब बारिश की वजह से ही उसमें हाँ एग्रीकल्चर हो सकता है। हिली टेरेन है तो वहाँ पर हर जगह पानी ले जाना, कैनाल ले जाना ये इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द ये एक देखो थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई ये एग्रो क्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश को कितने जोन में डिवाइड किया गया, तो 4 जोन में डिवाइड किया गया है। ये जोन अगर नाम भी याद ना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आप ये याद रखना 4 जोन में डिवाइड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एवरेज रेनफॉल जो होती है 1251 मिलीमीटर्स होती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, उसके बाद में एंडन चंबा, सिमौर एंड मंडी। तो आपसे पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछे गए भैया कहीं। नेट सोन एरिया मैंने आपको बता दिया। नेट सोन एरिया अगर उसके बारे में बात करें कि एक्चुअल में कितना है, मतलब हेक्टेयर वगैरह में, तो अगर 2008-9 की बात करें तो 2008-9 में ये 539,000 हेक्टेयर था, लेकिन 2018-19 में जो एरिया है थोड़ा सा बड़ा है, 543,000 हेक्टेयर्स, तो थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ा है, इतना बड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मैंने पिछले वाले में भी ये कराया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट है, देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल, देखो मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, ये फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, इसके परसेंटेज में 68.16% ऑफ द टोटल हिमाचल प्रदेश का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 68%, ठीक है, 68.1% जो है वो टोटल फॉरेस्ट कवर में आता है। और अप्रोक्सीमेट मतलब जो एक्चुअल फॉरेस्ट है, एक्चुअल फॉरेस्टेड एरिया है वो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर है, और परसेंटेज में ये आ जाएगा 27.74%। तो देखो ये बहुत नीचे वाली लाइन ग्रीन कलर की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखिए हो क्या रहा है कि मतलब मैं यहाँ पर स्लाइड में दिखा दूं। हाँ, यहाँ पर ये जो हिमाचल प्रदेश का जो एक्चुअल फॉरेस्ट है तो 27.7%। अब इसको जो है बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब इसको हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि ये 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दे रखा है हमारे, कि 2030 तक क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2023 तक ही ऑब्टेन करना है, अचीव करना है। तो 2030 तक 27.74% एरिया को बढ़ाकर इसको 30% कर दिया जाए। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया था आयोग ने। एक और बात याद रखना कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट की मेन 8 कैटेगरी है और माइनर फॉरेस्ट की 37 कैटेगरी, तो थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से दे दे। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मोस्ट लैंड इज कवर्ड बाय द हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे स्टेटमेंट वो 2-3 स्टेटमेंट डाल देता है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर नीचे ऑप्शन दे देता है क्वेश्चन को बड़ा मतलब डिफिकल्ट करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, अंदर से पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ सकते हो वैसे, लेकिन वो 400-500 पेज का है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो थोड़ा इस टाइम पढ़ना कोई वायबल होगा। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश के अंदर की लाहौल एंड स्पीति के अंदर सबसे ज्यादा एरिया आता है कि नॉन, ये आप पढ़ लेना इसको भाई, नीचे से भी पढ़ लेना। सबसे कम कहाँ पर है, हमीरपुर, उन्नाव, उससे ज्यादा उन्नाव में, बिलासपुर। तो इस टाइप से पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर भी मैंने करा रखा है। एक ये जरूर करके जाना कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर ये कहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला गया है, ठीक है। तो बस इसको इतना ही पढ़ लेना तो हो जाएगा आपका, मतलब अगर आता है तो सीधा यही पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस जो सेंटर को खोला गया है। अभी तो देखो 2000 ये जो ऑपरेशनलाइज हुआ 2023 में, शायद मार्च 2023 में इसको ऑपरेशनलाइज किया है, मतलब इसने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कांगड़ा की जो टी है वो बहुत फेमस है, तो इसको यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया है। इंडिया की ये पहले दूसरे नंबर का आइटम है जिसको यूरोपियन यूनियन में एज अ प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। इसका मतलब ये हो गया कि फिर भैया इनकी जो ये कांगड़ा की टी है ये यूरोप में फेमस हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वहां पर जितना भी एरिया होगा वो भी बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर के लोग कहेंगे भाई चलो अच्छी चीज और उगाते हैं हम, पैसे आएंगे उनके, अमीरी आएगी, बढ़ेगा तो मतलब स्टेट आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी उसकी। तो ये सारी चीजें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के रुमाल को एज ए प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, किसको मिला है। बहुत सारी वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो याद रखना ये उसको मिला है। अब यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं ओपन हैंडली ओपननेस इंडेक्स 2024। भैया 2 इंडेक्स जारी करता है, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स और ये हैंडली के ये दोनों। तो क्या रैंकिंग है मुझे नहीं पता, कभी मतलब मुझे कम लगता है चांस की ओपननेस इंडेक्स 2024 आई है, क्योंकि बहुत कम चांस पूछा है। लेकिन आयोग को अगर बाल की खाल में से भी क्वेश्चन बनाने होंगे तो फिर देखो पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर रैंक दे रखी है कि इंडिया की रैंक जो है 95 रैंक थी, इसके अंदर पता होना चाहिए कौन सा हैंडली ओपननेस इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जो
विदाउट वीजे के परमिट करती है अपनी कंट्री में कि भाई हम तुम बिना वीजे के तुम घूम सकते हो। जैसे कि भूटान हो गया तो बिना वीजे, नेपाल हो गया तो बिना वीजे वीजे के आप जा सकते हो। तो ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जो अलाउ करती हैं कि ये कंट्री हमारे देश के अंदर आ जाती है। तो यही है ओपन है, तो अपना अपना बॉर्डर बिना पासपोर्ट जो बिना वीजा के ओपन कर दिया है। बात करते हैं कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो सिंगापुर तो देखो इसमें बिना वीजे मतलब इसका जो पासपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टाइप का स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की क्या रैंकिंग है इसमें 82। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या रैंकिंग है। लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ों को रट्टा मारना पड़ता है और बार बार रिवाइज करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होती है, ये कर वो कर फलाना कर ढिमकाना कर करते चले जाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते। आपको कम से कम 5-6 बार थ्योरली उसको पूरी चीज़ को रिवाइज करना है। कुछ देखो आप जब भी रिवाइज करते हो तो कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है, नई चीज मिल जाती है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से करने का एलिमिनेशन मेथड से आप मतलब अच्छे से कर पाते हो कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये तभी आता है जब आपने अच्छे से पढ़ा हो, बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जामिनेशन होता है, आप जितनी बार उनका रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने से एक तो नई चीज मिलती है और जो ये चीजें रिटेन रहती है बहुत टाइम तक दिमाग में। तो बस यही रहता है मेन एग्जाम में कि भाई चीजें हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये लग रहा है वो लग रहा है। तो रिटेन जितने से आप अच्छे से कर पाओगे उतना ही अच्छा होगा। तो हम ये अपना जो है लेक्चर यही समाप्त करते हैं। मैं इसका पीपीटी इससे पहले वाले जो करंट अफेयर का लेक्चर था और 23 का, वो मैंने उसकी पीपीटी ऐड करा दी है। तो आप जाकर उसको पीपीटी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी भी मैं ये पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। तो हम ये अपना जो है लेक्चर यही समाप्त करते हैं।